गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे अर्थशास्त्र विषय के समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। क्या होता है ये समष्टि अर्थशास्त्र? सबसे पहले हम जानते हैं इसका अर्थ। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ अगर हम देखें तो जब आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है तो उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि आर्थिक समस्याओं के बारे में बताया गया है। क्या होती हैं आर्थिक समस्या? पहले हम इनको जान लेते हैं। आर्थिक क्रियाओं के कारण जो भी समस्याएं एक देश की अर्थव्यवस्था में होती हैं वही कहलाती हैं आर्थिक समस्याएं। अब आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? जो भी क्रियाएं धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं ऐसी सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद बात की जा रही है इस अर्थ में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की। क्या है ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था? इस साइड में डायग्राम में देखिए, उपभोक्ता, उत्पादक और समाज दिखाया गया है। तो जब उपभोक्ता, उत्पादन और समाज तीनों की समस्याओं को, यह कहें कि जितनी भी आर्थिक समस्याएं होती हैं तीनों को एक साथ मिलकर जब अध्ययन करते हैं तो वह समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, या फिर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसको देखें, उदाहरण के द्वारा समझें। तो हम कहें कि उपभोक्ता, उत्पादक और समाज मतलब तीनों की आय को जोड़ दें तो राष्ट्रीय आय बन जाती है। इसके बाद देखें, तीनों की मांग को जोड़ दिया जाए तो वह समग्र मांग बन जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को अगर हम और क्लियर करें तो इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूह का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ बात की जाती है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की। तो ऐसे कौन से बिंदु हैं जो कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को व्यक्त करते हैं? जैसे कुल रोजगार, यहाँ पर हम केवल रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, कुल रोजगार। इसके बाद है कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल मांग, कुल पूर्ति और सामान्य कीमत स्तर आदि। इसके बाद जानते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र की विचारधारा। दो है समष्टि अर्थशास्त्र की विचारधारा। पहली है परंपरावादी विचारधारा और सेकंड है केंजियन विचारधारा। समष्टि अर्थशास्त्र की जो विचारधारा है, जैसे पहली है परंपरावादी विचारधारा, तो इसमें पहला टॉपिक ये है कि ये खुली अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। खुली अर्थव्यवस्था से यहाँ क्या मतलब है? जब उत्पादन के जो भी साधन होते हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है तो उसे कहा जाता है खुली अर्थव्यवस्था। तो परंपरावादी विचारधारा के जो भी अर्थशास्त्री थे और जो भी लोग थे वह चाहते थे कि सरकार का किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए अर्थव्यवस्था में। इसके बाद हम केंजियन विचारधारा की बात करें, जबकि केंजिय बंधी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। बंधी का मतलब है उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का हस्तक्षेप होता है। सरकार हस्तक्षेप करती है कि कितना उत्पादन किया जा रहा है, किसके लिए उत्पादन किया जा रहा है, इस उत्पादन का किस तरह से प्रयोग किया जाएगा। तो पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो केंजियन विचारधारा है ये कैसे लोगों के सामने, कैसे अर्थव्यवस्था के सामने ये आई है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब विश्वव्यापी महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ जो लगभग 1933 तक जारी भी रही। इस अवधि में यूरोप व उत्तरी अमेरिका के देशों में उत्पादन एवं रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आ गई थी। इस मंदी का प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ने लगा था, क्योंकि हम जानते हैं कि एक देश दूसरे देश से व्यापारिक संबंध की वजह से जुड़ा रहता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 33 तक बेरोजगारी की जो दर थी वो 3% से बढ़कर 25 हो गई थी और सकल उत्पादन में लगभग 30% की गिरावट आई। तो ये जो घटनाएं उस समय पे हो रही थी, इन सभी घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को अर्थव्यवस्था के कार्य और कारण के संबंध में नए सिरे से सोचने को विवश कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप समष्टि अर्थशास्त्र जो है हमारा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस विषय का प्रादुर्भाव भी हुआ था। और जो हम ये केंजियन विचारधारा की बात कर रहे हैं उसी समय ये केंजियन विचारधारा सभी के सामने आई। जो केंजीय थे उन्होंने कहा कि अगर आर्थिक संतुलन हम चाहते हैं, न्यून मांग को बनाए रखना चाहते हैं, तो सरकार का हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है। और सेकंड जो हम देखें, ये अर्थशास्त्री, परंपरावादी विचारधारा की बात कर रही हूं मैं, ये अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार को सामान्य स्थिति मानते थे। अब हम यहाँ देखें कि पूर्ण रोजगार क्या है। पूर्ण रोजगार एक देश की अर्थव्यवस्था में उस स्थिति को प्रकट करता है जब उन सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है जो वर्तमान मजदूरी दर जो होती है
उस पर काम करने के लिए तैयार हों, और ये भी कहा जाए कि वो योग्य भी होने चाहिए उस काम के लिए। अब मैं कहूँ कि बस चलाने के लिए किसी अंधे व्यक्ति को अगर ये काम दे दिया जाए तो क्या वह योग्य है? नहीं, वह योग्य नहीं है। जबकि केंद्रीय विचारधारा के जो लोग थे वह ये कहते थे कि पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति नहीं है। इनका कहना था कि पूर्ण रोजगार की स्थिति हो भी सकती है, या अल्प रोजगार की स्थिति भी हो सकती है, या फिर अति रोजगार की स्थिति भी हो सकती है। थर्ड टॉपिक देखें हम परंपरावादी विचारधारा का। इनका मानना था कि जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है वहाँ सदैव पूर्ण रोजगार होता है। जबकि केंद्रीय विचारधारा के लोग कहते थे जबकि समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति पूर्ण रोजगार या अपूर्ण रोजगार या फिर अति पूर्ण रोजगार पर बराबर हो सकती है। इनका मानना था कि सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं रहती है, यह कभी कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। और प्लस परंपरावादी लोग ये भी मानते थे कि अगर यहाँ बेरोजगारी पाई भी जाती है तो वे अपने आप दूर हो जाती हैं, जबकि ऐसा हम कहें तो नहीं होता है। इसके बाद हम जानते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम दोनों की जो स्पेलिंग है उसको देखें, माइक्रो में आई आ रहा है और जो मैक्रो है उसमें ए आ रहा है। MICRO, यहाँ है MACRO। तो MCRO दोनों स्पेलिंग में सेम है, केवल अंतर है आई और ए का। तो जो आई का मतलब है माइक्रो में वो है इंडिविजुअल, मतलब इसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसके अंदर नहीं कर रहे हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन किया जाता है तो मैक्रो की स्पेलिंग में हम देखें तो ए आ रहा है, ए का मतलब है ओवरऑल। यहाँ पर हम व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन ना करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो वह कहलाएगा हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। इसको और डिटेल में हम जानें तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो छोटी छोटी अथवा व्यक्तिगत इकाइयों, व्यक्तिगत इकाई कौन कौन सी हो सकती हैं? एक व्यक्ति, एक परिवार, फर्म या फिर उद्योग के बारे में जो हम चर्चा करते हैं या फिर उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र इकाइयों के योग, जिन इकाइयों का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में कर रहे हैं उन्हीं इकाइयों की बात हम इसमें करेंगे। इकाइयों के योग अर्थात राष्ट्रीय योगों, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग का अध्ययन करता है। सेकंड है व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करता है और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। ये जो संपूर्ण है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के ही एक एक अंग से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर कर रहे हैं। थर्ड देखें, व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है। कौन से योग की बात कर रहे हैं इसमें हम? जो समष्टि अर्थशास्त्र जिससे बना है उस योग को तोड़ने की क्रिया है। और समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो योग करने की क्रिया है। जिन छोटी छोटी इकाइयों को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ रहे हैं अगर हम उनका योग कर दें तो हमारे सामने बन के आ जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद हम जानते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। एक जटिल अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक है। जटिल इसलिए बोला गया है इसमें क्योंकि ऐसी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण द्वारा नहीं जान सकते हैं, मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र द्वारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा हम इसको नहीं जान सकते हैं। जटिल इसलिए क्योंकि कुल चीज़ों की बात कर रहे हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, कुल उपभोग की बात कर रहे हैं, कुल मांग की बात कर रहे हैं, कुल बचत की मांग कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जब हम बात कर रहे हैं तो वो जटिल अर्थव्यवस्था हमारे सामने बनकर आ जाती है। सेकंड है आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है। आर्थिक नीति की दृष्टि से समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत महत्व है क्योंकि सरकार की जो आर्थिक नीति किसी एक व्यक्ति के लिए ना होकर संपूर्ण समुदाय अथवा व्यक्तियों के लिए होती हैं। इन सभी बातों का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर
करते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय आय का अध्ययन। राष्ट्रीय आय के रूप में अर्थव्यवस्था के समस्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से आर्थिक स्तर का भी पूर्वानुमान करने और अर्थव्यवस्था में लोगों के भिन्न भिन्न वर्गों में आय के वितरण को समझने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि जो आय का जो वितरण है वो कभी समान भी होता है, कभी असमान होता है। किस तरीके से आय का जो वितरण है किया जाता है, इन सभी बातों का अध्ययन भी हम कर पाते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से। फोर्थ है आर्थिक विकास के अध्ययन में सहायक है। आर्थिक विकास का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। इसी के आधार पर एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संसाधनों और क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि आर्थिक विकास करने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता होती है और प्लस क्या वो साधन इतनी क्षमता रखते हैं कि उनसे आर्थिक विकास किया जाए। इन सभी बातों का अध्ययन भी हम करते हैं और अर्थव्यवस्था के चहुमुखी विकास की योजना चारों ओर से योजना बनाई और लागू की जाती है। फिफ्थ टॉपिक जो है हमारा वो ये है सामान्य बेरोजगारी के कारणों, प्रभावों व उपचारों का अध्ययन संभव है। सामान्य बेरोजगारी क्यों पाई जा रही है, क्या कारण है इसकी अर्थव्यवस्था में, और फिर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है जनसंख्या पर, इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। इन सभी बातों का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र की वजह से ही कर पाते हैं। सिक्स टॉपिक है हमारा आर्थिक उच्चावचनों के कारणों का विश्लेषण एवं उनके उपचार में सहायक है। यहाँ जो आर्थिक उच्चावचन जो ये शब्द आ रहा है ये है व्यापार चक्र। तो व्यापार चक्र क्या है कि अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की स्थिति आती रहती है। तेजी की स्थिति में जो उत्पादन होता है वह अपनी चरम सीमा पे होता है, मांग भी ठीक प्रकार से की जाती है, लोग रोजगार कर रहे होते हैं। लेकिन जो मंदी की स्थिति में है उसमें क्या है, उत्पादन ठप पड़ जाता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जिसकी वजह से मांग भी नहीं कर पाते हैं। इन सब का विश्लेषण उनके उपचार में सहायक है, या हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके की बातों का जो अध्ययन है वह हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से एक अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। फर्स्ट है फर्म, सेकंड है घरेलू क्षेत्रक, थर्ड है सरकारी क्षेत्रक और फोर्थ है विदेशी क्षेत्रक। इनको जान लेते हैं। फर्म किसे कहते हैं? फर्म एक उत्पादक संस्था है और इसका उद्देश्य उत्पादन प्रक्रिया से अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। हम ये भी कह सकते हैं हमें जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती हैं वे हमें सब उत्पादक क्षेत्र से ही प्राप्त होती हैं। सेकंड है घरेलू क्षेत्रक, इसमें उत्पादन के सभी साधन शामिल होते हैं, जैसे श्रम है, पूंजी है, भूमि है, उद्यम है। इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ता व निवेशक भी सम्मिलित होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादक क्षेत्र के द्वारा या फिर फर्म के द्वारा बनाई जाती हैं उन सभी वस्तुओं का उपभोग घरेलू क्षेत्रक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद थर्ड है सरकारी क्षेत्रक, इसमें सरकार द्वारा किए गए सभी आर्थिक क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं, या देश में जो भी शांति व्यवस्था बनाई जाती है, देखरेख की जाती है, जिससे हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इस तरह के जितने भी कार्य हैं वो सरकारी क्षेत्र के द्वारा ही किए जाते हैं। फोर्थ है विदेशी क्षेत्र, इसमें वस्तुओं व सेवाओं की आयात और निर्यात सम्मिलित होते हैं। हमारे देश का दूसरे देशों से जब संबंध है, या फिर हम कहें हमारे देशों से वस्तुएं निर्यात की जाती हैं और विदेशी क्षेत्र से जो वस्तुएं आयात की जाती हैं, इन सभी बातों का जो अध्ययन किया जाता है वो विदेशी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। अब हम ये भी कह सकते हैं ये जो अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं ये आपस में किस तरीके से संबंधित है व इन चारों क्षेत्रों में किस तरीके से आय का प्रभाव होता है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जो गृहस्थ क्षेत्र है और जो सरकारी क्षेत्र है वो आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। तो जो सरकारी क्षेत्र है वो व्यक्तिगत कर लगाता है गृहस्थ क्षेत्र पर। तो व्यक्तिगत कर का भुगतान गृहस्थ क्षेत्र के द्वारा सरकारी क्षेत्र को किया जाता है। इसका मतलब जो आय का प्रवाह है वो गृहस्थ क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर जा रहा है। और इसी प्रकार से सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण भुगतान करता है गृहस्थ क्षेत्र को, जिस प्रकार इसे हम कह सकते हैं पेंशन के रूप में, या फिर छात्रवृत्ति जो बच्चों को वजीफा मिलता है उसके रूप में। सरकारी क्षेत्र से आय का प्रवाह गृहस्थ क्षेत्र की ओर
होता है। और साथ ही सेवाओं पर सरकारी व्यय, ग्रस्त क्षेत्र से कुछ व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में काम करने के लिए जाते हैं, तो उनके काम के बदले में उनको भी सेवाएं दी जाती हैं, सेवाओं पर सरकारी व्यय किया जाता है। तो सरकारी क्षेत्र से आय का प्रवाह ग्रस्त क्षेत्र की ओर होता है। इसी प्रकार हम देखें कि शेष विश्व क्षेत्र कैसे संबंधित है ग्रस्त क्षेत्र से। तो ग्रस्त क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करता है। कौन सी वस्तुओं और सेवाओं पर? जो कि शेष विश्व क्षेत्र से मंगाई जाती हैं ग्रस्त क्षेत्र के द्वारा। तो आय का प्रवाह ग्रस्त क्षेत्र से शेष विश्व क्षेत्र की ओर होता है, हम ये कह सकते हैं। और कारकों की आय, विश्व क्षेत्र ग्रस्त क्षेत्र को देखता है। कारकों की आय मतलब ग्रस्त क्षेत्र से जो भी लोग कार्य करने के लिए विश्व क्षेत्र में जाते हैं, उसके बदले में जो उन्हें आय प्राप्त होती है वह विश्व क्षेत्र से ग्रस्त क्षेत्र की ओर जाती है। इसके बाद हम जानते हैं कि उत्पादक क्षेत्र किस प्रकार से संबंधित है शेष विश्व क्षेत्र से। सबसे पहला है वस्तुओं का आयात किया जाता है। विश्व क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र वस्तुओं का आयात करता है, इसके बदले में उसे धनराशि भी देनी होती है। तो जो आय का प्रवाह हुआ उत्पादक क्षेत्र से विश्व क्षेत्र की ओर होता है। इसी प्रकार से उत्पादक क्षेत्र विश्व क्षेत्र को निर्यात भी करता है, इसके बदले में धनराशि प्राप्त करता है। तो हम ये कहेंगे शेष विश्व क्षेत्र से जो आय जा रही है वो उत्पादक क्षेत्र की ओर जा रही है। बीच में हमने पूंजी क्षेत्र को दिखाया है। तो ये जो पूंजी क्षेत्र है ये ग्रस्त क्षेत्र के द्वारा, उत्पादक क्षेत्र के द्वारा और सरकारी क्षेत्र के द्वारा बचत की जाती है, वह पूंजी क्षेत्र में की जाती है। पूंजी बाजार या पूंजी क्षेत्र है जो कि हमारी बैंक होती हैं, जो कि बचत करने का कार्य करती हैं और ऋण देने का कार्य भी करती हैं। ये ग्रस्त क्षेत्र को, उत्पादक क्षेत्र को और समय समय पर ये सरकारी क्षेत्र को भी ऋण दिया करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। थैंक यू सो मच। इस डायग्राम में हम देखें, हमने 4 क्षेत्र दिखाए हुए हैं, ग्रस्त क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व क्षेत्र। अब हम ये जान रहे हैं कि इन सभी क्षेत्रों में आय का प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो हम देखें कि जो उत्पादक क्षेत्र के द्वारा जो वस्तुएं एवं सेवाएं बनाई जाती हैं वह जाती हैं ग्रस्त क्षेत्र की ओर, और इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का जब ग्रस्त क्षेत्र उपभोग करता है तो उन्हें उत्पादक क्षेत्र को उपभोग व्यय देना होता है। तो इस प्रकार से पहले जो आय का प्रवाह हुआ वह उत्पादक क्षेत्र से ग्रस्त क्षेत्र की ओर होता है, और इसके बाद वही आय का प्रवाह ग्रस्त क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। साथ ही हम देखें कि ग्रस्त क्षेत्र से कुछ लोग काम करने के लिए उत्पादक क्षेत्र में जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों की सेवाएं दी जाती है ग्रस्त क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर। और इसी के बाद एक एरो उत्पादक क्षेत्र से नीचे ग्रस्त क्षेत्र की ओर जा रहा है, जिस पे लिखा है मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। इसका मतलब है कि ग्रस्त क्षेत्र से जो भी श्रमिक इसमें काम करने जाते हैं या फिर जो भी मजदूर उत्पादक क्षेत्र में काम करने जाते हैं, उसके बदले में उन्हें उत्पादक क्षेत्र से मजदूरी मिलती है। जो व्यक्ति अपनी भूमि लगाता है उसको लगान मिलता है, और जो व्यक्ति अपनी पूंजी लगाता है उसको ब्याज मिलता है, और जो उद्यमी जो कि लाभ और हानि झेलता है उसको लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से आय का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र से ग्रस्त क्षेत्र की ओर होता है। अब देखते हैं कि जो सरकारी क्षेत्र है वह उत्पादक क्षेत्र से किस प्रकार से संबंधित है। तो जो सरकारी क्षेत्र है वह उत्पादक क्षेत्र पर एक निगम कर लगाती है। निगम कर जो कि लगाया जाता है कंपनियों पर जहां पर उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो जब निगम कर लगाया जाता है सरकार के द्वारा, उत्पादक क्षेत्र उसको चुकाता है, मतलब आय का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर हो रहा है। इसी प्रकार समय समय पर सरकारी क्षेत्र की तरफ से उत्पादक क्षेत्र को कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाती है, ताकि जो उत्पादन का कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। तो आर्थिक सहायता के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो आय का प्रवाह है वह सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर हो रहा है। इसी प्रकार ये भी देखें कि जो सरकारी क्षेत्र है वह भी वस्तुएं और सेवाएं लेता है उत्पादक क्षेत्र से। तो वस्तुओं पर सरकारी व्यय किया जाता है, तो जो व्यय किया जाता है वह आय जा रही है सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर। अब हम ये देखते हैं कि ग्रस्त क्षेत्र किस प्रकार से संबंधित है सरकारी क्षेत्र से। तो जो सरकार है वो ग्रस्त क्षेत्र पे व्यक्तिगत कर लगाती है। तो व्यक्तिगत कर के रूप में जो ग्रस्त क्षेत्र